আমরা আবারও নজর রাখবো উত্তরপ্রদেশের প্রথম দফার ভোটের দিকে। যেরকম আপনাদের বলছিলাম যে বেলা 11টা পর্যন্ত যে ভোটের হার সেটা খুব একটা ইতিবাচক নয়। 20% মাত্র ভোট 4 ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পরও, এবং 58টি আসনে ভোট হচ্ছে। এবং মাথায় রাখতে হবে 2017-র রেজাল্টের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে এই 58টি আসনের মধ্যে 53টি গিয়েছিল বিজেপির ঝুলিতে। এবং স্বাভাবিকভাবে সেই জায়গাটা তো রয়েছে, কিন্তু 5 বছরে সিচুয়েশন অনেক চেঞ্জ হয়েছে এবং এই মুহূর্তে আন্দোলনের ঝাঁজ বিরোধীরা কতটা বাড়িয়ে তুলতে পেরেছে সেটাও একটা ব্যাপার। এবং সবথেকে বড়, কৃষি আইন নিয়ে বেশ বিপাকে এবং এই পশ্চিম এলাকাতেই বিজেপির বেশ কিছুটা সমস্যায় রয়েছে। আমরা সরাসরি চলে যাব उत्तर प्रदेशे हमारे नेशनल एडिटर मनोज मनुर का। मनोज जी, आपसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि 11 जिले में जहाँ पे आज वोटिंग हो रही है और ये उत्तर प्रदेश की एकदम पश्चिम प्रांत है, और यहाँ पे जो कृषि कानून थे उसको लेकर बहुत ही एक विद्रोह देखा गया था, और विशेष तौर से जाट संप्रदाय जो है उनके तरफ से बहुत विद्रोह देखा गया था। तो बीजेपी इस फर्स्ट फेज वोटिंग में कौन सी स्थिति में है? बहुत सारी चैलेंज है बीजेपी के सामने, क्या स्थिति है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, पिछली बार के अगर आप चुनाव देखें तो पिछली बार के चुनाव में स्थिति कुछ ऐसी थी कि वो राष्ट्रीयता का मुद्दा हो गया था। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास कोई फेस नहीं था और नरेंद्र मोदी के फेस के तौर पर ये चुनाव लड़ा जा रहा था। इस बार क्या स्थिति है? इस बार परिस्थितियां अलग है, क्योंकि पिछली बार मुजफ्फरनगर हुआ था, ध्रुवीकरण हुआ। ध्रुवीकरण के बाद चीजें बदल गई और एक तरफा हिंदू और मुस्लिम में वोटर बट गए, और हिंदू वोट चाहे वो किसी भी जात पात के हों वो सारे वोट बीजेपी को चले गए। इस बार स्थितियां बदली हुई हैं। हालांकि यहां पर कोशिश की गई थी ध्रुवीकरण करने की, लेकिन ध्रुवीकरण हो नहीं पाया। और यहां पर जो मतदाता है, यहां का जो समीकरण है 58 सीट्स का, 58 सीट का, उन सीट पर जो सबसे बड़ा समीकरण है जाट और मुस्लिम बाहुल्य, इनकी बहुतायत है। और यहां पर 58 सीटों में करीब 30% आबादी मुस्लिम वोटर की है, 12% आबादी जाट वोटरों की है, 18% आबादी दलित वोटरों की है। इसलिए मायावती ने अपने साथ ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोटरों को टिकट देने की कोशिश की है, जिससे सपा और आरएलडी का जो वोट है वो कट जाए। लेकिन किसान आंदोलन, मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता और इसके साथ साथ यादव जो वोटर है, वो तीनों मिलकर एक बड़ी स्थिति क्रिएट कर सकते हैं। और ये कहा जाता है, वैसे तो सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत का उदय अगर कहीं से होता है तो वो पश्चिम से होता है। और आज पश्चिमांचल में यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा में मतदान हो रहा है, 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। करीब 9 ऐसे मंत्री हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, और मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं कि 9 मंत्रियों में से ज्यादा मंत्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और जो 58 सीटें हैं, इन 58 सीटों पर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है वो कड़ी टक्कर दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी के माथे पर ये पश्चिमांचल को लेकर वाकई एक बड़ा शिकन देख सकते हैं। और ये एक परेशानी का सीमांचल का चुनाव जो है, वो मतदान जो है वो बीजेपी के लिए परेशानी का हो सकता है। हालांकि ये मतदान तय करेगा, लेकिन जो समीकरण है, राजनीतिक पार्टियों का समीकरण, जात पात का समीकरण और वोटरों की संख्या का समीकरण, वो फिलहाल विपक्षी पार्टियों के हित में जा रहा है। जी देखिए, वोटर का जो मन है वो एकदम वोटर के पास ही है, और वोटर जो कहना चाहेंगे या फिर अपना मतदान देने के लिए जो जो विषय अपने मन में रखेंगे वो आपने बताया। लेकिन अगर विरोधी दल, विशेष तौर से समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है, उसको अगर हम देखें तो स्थिति अब कैसी है? विरोधी पक्ष को लेकर स्थिति अब कैसी है? विरोधियों के नजरिए से वहां पे कैसा सिचुएशन है, वो अगर विस्तार से बताएं। देखिए, जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये चुनाव जमीन पर चला गया है। पिछली बार का चुनाव एक तरह से ऊपर था, यानी कि वो जात पात स्थानीय था, उससे ऊपर उठकर चुनाव था। ये इस बार का विधानसभा चुनाव फिर से वो जाति वर्ग संप्रदाय
में बढ़ गया है। सबसे बड़ा सवाल है कि जब आपकी सरकार होती है तो आपको एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे समीकरण उत्तर प्रदेश के इस बार के चुनाव में हैं, जिनमें ये कहा जा रहा है, अब क्या असर होगा ये कहने की बात है, लेकिन कहा जा रहा है कि योगी जी क्षत्रिय समाज से आते हैं और उन्होंने क्षत्रियों को यानी ठाकुर समुदाय के लोगों को ज्यादा बढ़ावा दिया है, इसलिए ब्राह्मण जो समुदाय है जिसकी उत्तर प्रदेश में 15% संख्या है वोटरों की, वो नाराज है। वो परेशानी क्रिएट करेगा। हालांकि जो बेल्ट अभी जहां पर मतदान हो रहा है वहां पर उतना मतदाता नहीं है, ये आपको पूर्वांचल में बड़ा परेशान करेगा, जो कि योगी जी का गढ़। यहां पर जो सबसे बड़ी समस्या है, आप सोचिए कि 1.5 साल तक किसान आंदोलन चला, भारतीय जनता पार्टी ने साफ झुकने से मना कर दिया। केंद्र की सरकार ने कहा कि इस आंदोलन में कुछ भी गलत नहीं है, ये किसानों का हित का, हम इसे वापस नहीं लेंगे, लेकिन वापस लेना पड़ा। वापस इसलिए लेना पड़ा क्योंकि आपको पता चल रहा था कि पश्चिमांचल जो कि 58 सीटें हैं वहां पर आपकी हालत खराब हो सकती है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी, कानून वापस हुआ, लेकिन कानून वापस होने के बावजूद भी अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले तक फिर से जो संयुक्त मोर्चा है, किसान संयुक्त मोर्चा, उसने कहा कि हमसे जो बातें की गई थी, हमसे जो मांग की गई थी, उसे पूरा नहीं किया जा रहा है, उसे बिल्कुल विचार नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम फिर से आंदोलन करेंगे। और वो सबके सब फिर से जनता के पास चले गए क्योंकि एमएसपी पर कोई बात नहीं की गई है, जो केस वापस होने थे उस पर कोई बात नहीं की गई है, तो वापस किसान फिर से आंदोलन में चले गए। हालांकि वहां का किसान भी 2 गुटों में बटा हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि जाट समुदाय का एक गुट बीजेपी के पक्ष में है और दूसरा गुट विपक्षी पार्टियों के पक्ष में है। लेकिन जो समीकरण है, अब आपको यहां समझने की जरूरत होगी कि आखिर इस बार का चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए क्यों परेशानी कर सकता है बीजेपी के लिए। इसलिए क्योंकि ये चुनाव फिर से वापस जमीन पे आ गया है। जमीन से मेरा तात्पर्य है, जमीन से मेरा मतलब है कि फिर से जात पात वर्ग संप्रदाय इस चुनाव में असर डाल रही है। ओबीसी वर्ग जो है, पिछड़ा वर्ग है, उसको लेकर बीजेपी में एक परेशानी है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को जितनी तरजीह दी जा रही है उतनी ही तरजीह केशव मौर्य को भी दी जा रही है, क्योंकि वो ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है। जो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य थी, उनसे इस्तीफा दिलाया गया, उन्हें राज्यपाल को इस्तीफा दिलाकर बेबी रानी मौर्य को विधानसभा चुनाव लड़वाया जा रहा है, क्योंकि वो बेबी रानी मौर्य हैं। तो बीजेपी ने भी यहां पर तमाम जो पिछड़ा वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, दलित वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। एक समीकरण और है, मायावती ने साफ तौर पर कह दिया कि जहां पर बहुजन समाज पार्टी के लोग चुनाव जीत सकते हैं वो जीते, और जो नहीं जीत सकते वो बीजेपी को वोट डालें, यानी कि सपा और आरएलडी के गठबंधन के खिलाफ वोट करें। तो ये संकेत साफ दिखाते हैं कि बीजेपी की परेशानी है, उनके माथे पर शिकन है। हार जीत क्या होगी नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल जो समीकरण है, समीकरण मुस्लिम समुदाय का, समीकरण जाट समुदाय का, समीकरण यादव समाज का, वो विपक्षी पार्टियों के हित में दिखाई दे रहा है, उनके पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। और 9 मंत्री, जो मंत्रिमंडल, योगी मंत्रिमंडल के 9 मंत्री हैं जो इस फेस में आते हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, उनको एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल जो 58 सीटों पर मतदान हो रहा है, उस मतदान में जो समीकरण बताते हैं, जातीय समीकरण बताते हैं, मुद्दों के समीकरण बताते हैं, चाहे वो लखीमपुर खीरी का समीकरण हो, चाहे वो किसान आंदोलन का समीकरण हो, गन्ना इस बेल्ट में होता है। 400 रुपए क्विंटल गन्ने की बात हुई थी। गन्ना मंत्री सुरेश राणा इसी बेल्ट से आते हैं, लेकिन अभी तक गन्ना किसानों की परेशानी ठीक नहीं हुई है। पिछले जो संकल्प पत्र था बीजेपी का, मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था, उसमें उन बातों का जिक्र किया गया था। इस घोषणा पत्र में भी वही बातें रिपीट की गई हैं। तो तमाम सारी परेशानी है जो बीजेपी के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी यह माना जाए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल विपक्ष का पलड़ा यहां पर भारी है। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से बीजेपी का परेशानी बढ़ रही है, यह साफ तौर से नजर आ रहा है, क्योंकि एकदम फर्स्ट फेज वोट के पहले प्रधानमंत्री इंटरव्यू में आते हैं और वो बहुत सारी चीजें बोलते हैं, और वहां पे वो ये भी बताते हैं कि संतुष्टिकरण की राजनीति बीजेपी नहीं करता है। लेकिन अगर यूपी में जो जातिवाद के आधार पे जहां पे वोटिंग के जो कैंडिडेट किया गया है और वोटिंग जिस तरह से कर रहा है वहां पे बीजेपी, उसको लेकर ये तो साफ है कि वहां पे संतुष्टिकरण की एक राजनीति बीजेपी कर रहा है। और एक सवाल आपसे मेरा ये है, जोगी जी है, बीजेपी का फेस जोगी जी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री को वोटिंग के एक दिन पहले आना पड़ता है इंटरव्यू में, यह जताने के लिए कि मोदी जी है यूपी के लोगों के लिए।
बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बीजेपी थोड़ा गुटों में बटी हुई है। बीजेपी को लेकर नाराजगी है। नाराजगी इसलिए है क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जब 5 साल आपकी सरकार होती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। बहुत सारे राजनेता हैं जिनकी बातें कुछ की मानी गई, कुछ की नहीं मानी गई, और यही कारण है कि फेस को लेकर चर्चा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो चेहरा है वो चेहरा तो योगी ही है, और इसलिए बार बार डबल इंजन की सरकार कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि योगी और मोदी मिलकर उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर दौड़ाते दिखाई देंगे। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए हम विकास करेंगे। हम जात पात में नहीं पड़ते, लेकिन हर राजनीतिक पार्टी ये समीकरण करती है सपन, और बीजेपी ने भी यही कहा है। मोदी जी, अगर योगी जी का भरोसा कुछ कम हुआ हो तो मोदी जी उस भरोसे को बरकरार रखकर ये वादा करना चाहते हैं लोगों से। इसलिए एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बातों को रखा, उन्होंने भरोसा दिलाया। हर राजनीतिक पार्टी करती है। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने यह कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन है, जब प्रचार खत्म हो गया तो ये मोदी जी का इंटरव्यू प्रचार के तौर पे था। लेकिन राजनीतिक पार्टी करती है, क्या गलत था क्या सही था बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो समीकरण है इस बेल्ट का, जातीय समीकरण, वो विपक्षी दल के पक्ष में जा रहा है। जी, आखिर में आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे कि कांग्रेस का जो अब स्थिति है वो देश भर में बहुत ही मतलब वीक कहा जा सकता है कांग्रेस को, और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी हालांकि बहुत सारी कोशिशें कर रही हैं। बहुत महिला कैंडिडेट को टिकट दिया गया है, और इसको लेकर कांग्रेस का अभी सिचुएशन कैसा हो सकता है? कांग्रेस का अभी पॉलिटिकल जो भविष्य है उत्तर प्रदेश में वो कैसा हो सकता है? जरा उस दिशा में कुछ बताएं। देखिए, पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को करीब 6-7% वोट मिला था, और इस बार के विधानसभा में भी कांग्रेस को 6-7% वोट मिल जाएगा। पिछली बार का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर लड़ा। सपा ये कहती है, अखिलेश ये कहते हैं कि हमें नुकसान हुआ क्योंकि हमने राष्ट्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया। इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश में हम छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, और जो छोटी छोटी पार्टियां जैसे निषाद हैं, समाज राजभर हैं, इनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ गठबंधन किया, जिसका फायदा हमें मिलेगा। आरएलडी के साथ इस बेल्ट में गठबंधन किया है, निश्चित तौर पर उनको फायदा मिलेगा। कांग्रेस के बारे में एक लाइन सिर्फ मैं कहूंगा, प्रियंका गांधी चेहरे के तौर पर हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में तमाम योजनाओं का जिक्र जरूर किया है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ प्यार मिलेगा, वोट नहीं मिलेंगे। कांग्रेस को सिर्फ प्यार मिलेगा, विधानसभा की सीटें नहीं मिलेंगे। और अगर कांग्रेस की स्थिति के बारे में कहा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में 10 सीटों से भी ज्यादा कांग्रेस को अगर सीटें मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। कांग्रेस कहीं रेस में है ही नहीं। जी, फिलहाल के लिए शुक्रिया मनोज जी। আমাদের ন্যাশনাল এডিটর উত্তর প্রদেশ থেকে মনু ছিলেন আমাদের সঙ্গে, এবং এই মুহূর্তে উত্তর প্রদেশের রাজনীতির যে ব্যাখ্যা সেই ব্যাখ্যা সুন্দরভাবে তুলে ধরলেন, এবং ভোটে যেভাবে জাতপাতের যে সমীকরণ করা হয়েছে, কারণ আপনারা জানেন যে উত্তরপ্রদেশ মানেই সব রাজনৈতিক দলের মধ্যেই এই জাতপাতের একটা সমীকরণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, এবং এই জায়গা থেকে বিজেপি যতই বলুক যে তারা জাতপাতের রাজনীতি করে না বা সন্তুষ্টিকরণের রাজনীতি করে না, কিন্তু এটা স্পষ্ট হচ্ছে। এবং যেরকম বারবার আমরা বলছি, বারবার এই আলোচনায় উঠে আসছে, উত্তরপ্রদেশের এই পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ প্রথম দফার ভোটে বিজেপি যে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে সেটা স্পষ্ট।